दोस्तों नमस्कार। समूची राजनीति तो इस दौर में खुले आसमान तले ही होती है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कहे तो किससे कहे। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता चलाना आसान हो जाता है, और सत्ता चलाना तब और आसान हो जाता है जब वो राजनीतिक सत्ता अपने आप को किसी विचारधारा से जोड़ दे। और इस देश के भीतर खासा हंगामा मच जाए कि दरअसल इस विचारधारा की जरूरत इस देश को थी, और बरसों बरस से इसे दबाया गया। और देखिए, अब अपनी सत्ता है। कमोवेश यही स्थिति 2014 के बाद इस देश में आई है। और जिक्र भारतीय जनता पार्टी का, जिक्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, या जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी का, क्योंकि यह राजनीति इससे पहले कभी नहीं थी कि विपक्ष का नेता खुले तौर पर यह कहने लग जाए, चुनाव लड़ने से क्या फायदा, चुनाव जीतने का मंत्र और उसकी चाबी तो राजनीतिक सत्ता के पास है। तो विपक्ष का नेता इस देश के युवाओं से, छात्रों से या जनजी से यह गुहार लगाने लग जाए कि आप ही सड़क पर आइए, इस देश की परिस्थिति को समझिए, और फिर तख्ता पलट या कहें सत्ता पलट या फिर कहें राजनीति का परिवर्तन ही कर डालिए। लेकिन यह सब कहने की बातें होती हैं। इस देश के राजनीतिक मिजाज में अगर धर्म घुल चुका है और सियासत अगर उसी राह पर चल पड़ी है, ये कहते हुए कि दरअसल भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां पहली बार राजनीतिक सत्ता के जरिए लोगों को अभिव्यक्त कर रही है, तो एक क्षण के लिए अब आपको मानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव सही मायने में उसी अभिव्यक्ति का इजहार होंगे, या फिर चुनावी कुंजी जो राजनीतिक सत्ता के पास है जीत हार की, वो तय करेगी कि अभिव्यक्ति भी कोई मायने नहीं रखता है। और इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां जो घोल कर चुनाव जीतने की तर्ज पर इस देश में पिला दी गई, और इस दौर में कानून को ताक पर रखा गया, संविधान हाशिए पर चला गया, और यह मैसेज देश भर में गया कि जो राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ा है उसको कानून छू भी नहीं सकता है। यानी तीन रास्ते इस दौर में आपकी आंखों के सामने सिर्फ 6 महीने के बाद, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के नोटिफिकेशन होंगे, उसके बाद ये 3 मुद्दे आपके सामने होंगे। पहला मुद्दा, क्या उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद की परिस्थिति जो 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उभर कर आई, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो राजनीतिक प्रयोग, संघ परिवार या बुलडोजर, कानून के ऊपर या फिर धार्मिक परिस्थितियों का उत्थान, राजनीतिक तौर पर जो भी प्रयोग किया गया, वो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में असरकारक होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या ये सारी परिस्थितियों के बीच वह तबका जो उत्तर प्रदेश में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में औसतन 75% ज्यादा बेरोजगार है, गरीबी और मुफलिसी के बीच उसका जीवन चल रहा है, सरकार की लाभार्थी योजना पर वह टिका हुआ है, और इन सब के बीच सुरक्षा का आलम, हिंदू और मुस्लिम शब्द के बीच राजनीति रेंगते हुए चलती है और बतलाती है कि दरअसल रास्ता एक ही है। आप हमारे साथ खड़े रहिए, सुरक्षा आपको बाकायदा मिलेगी, और सुरक्षा से ज्यादा बड़ी चीज कुछ होती नहीं है। ना रोजगार होता है, ना डेवलपमेंट होता है, और ना ही करप्शन मायने उसके सामने रखता है, और ना ही क्रिमिनल मायने रखता है। यह सुरक्षा किसे नहीं चाहिए, लेकिन इस दौर में किसी ने यह सवाल नहीं पूछे कि दरअसल असुरक्षित किया किसने। उसी राजनीति ने, जिस राजनीति ने 2014 के बाद की परिस्थितियों में और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में कुछ सियासी रंग को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ चुनावी जीत के दावे में बदल दिया और जीतते चले गए। और तीसरा मुद्दा तो दरअसल इन सब से हटकर उस चुनावी प्रक्रिया का है जिसमें कोई मुद्दा मायने नहीं रखता है,
वोट बैंक मायने नहीं रखता है। जनता किसी मुद्दे पर वोट दे या ना दे, लेकिन चुनावी जीत पहले से तय होती है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तय होती है, वह उम्मीदवारों के लिहाज से तय होती है। और जीत क्यों, किसकी हार और किसको जिता देना है विपक्ष में भी, यह भी क्या तय हो जाता है। यानी इतना कैलकुलेटिव एस्पेक्ट इससे पहले देश में कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा, इसी वक्त क्यों सोचा है। तो असल प्रयोगशाला 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं वही है। क्योंकि पहला विचार जो इस देश के भीतर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों के आश्रय अभी तक अभिव्यक्ति का इजहार कर रहा था और यह मैसेज दे रहा था कि दरअसल सब कुछ तो उस हिंदुत्व के आश्रय है जिस हिंदुत्व को बीते बरसों बरस से दबाया गया। लेकिन अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके दायरे और कटघरे में अगर वही लोग आकर खड़े हो गए, वही सियासत खड़ी हो गई और पहली बार साधु संतों का समाज भी खुलकर यह कहने से चूकने नहीं लगा कि मंदिरों में ऐसी चोरी, और मंदिर जो आस्था के साथ जुड़े हैं और आस्था के आश्रय भारत की राजनीति को सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर वह भी इस कटघरे में आ चुके हैं तो फिर बचा क्या। तो क्या फिर भी वो लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिसकी विचारधारा पर आंच आई है, जो कटघरे में है। यानी एक मैसेज का ट्विस्ट किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वह भक्तजन जो बीजेपी के पीछे खड़े थे वह शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि साधु संत समाज के भीतर सवाल हो सकते हैं, लेकिन पहली बार यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याद कीजिए 1992 के वक्त जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव हुए तो एक पूरा तबका एकजुट हो गया और उस एकजुट तबके के खिलाफ बाकी वोटर एकजुट हो गए। और ऐसा नहीं है कि कल्याण सिंह की ताकत बढ़ती चली गई, वो दरअसल तब तक उफान पर थी जब तक आंदोलन चल रहा था। और बाबरी मस्जिद की मौजूदगी इस बात का एहसास राजनीतिक तौर पर कराती थी कि दरअसल हमें यहां राम मंदिर बनाना है। विध्वंस के बाद की परिस्थितियों ने उत्तर प्रदेश के सियासी जमीन पर एक हिचकोला पैदा किया और पहली बार यह मैसेज गया इस देश के भीतर कि आप सिर्फ इस मुद्दे से चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए 1996 में 13 दिनों की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी का बतौर प्रधानमंत्री संसद में वो आखिरी भाषण जिसमें उन्होंने कहा था, मैं चिमटे से भी एक भी चीज अपने साथ नहीं रखूंगा जिससे गद्दी बचे, हम खुद खड़े होंगे और खुद खड़े होकर सामने आएंगे जिस दिन हिंदू समाज जाग गया। वो हिंदू समाज क्या 2014 में जागा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, या फिर उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया, राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। राम मंदिर निर्माण को सिर्फ मैनिफेस्टो में एक लाइन में लिखा गया। वो जानते थे कि उन्हें सबका वोट चाहिए, वो जानते थे डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, वो जानते थे इस देश की आर्थिक परिस्थितियां नाजुक है, वो जानते थे करप्शन उस दौर में पूरे चरम पर था। कमोवेश इसी आधार पे उनके भाषण उठाकर देख लीजिए, 425 भाषण उन्होंने दिए थे, उसमें से 109 जगहों पर वह डिजिटली मौजूद रहते थे। पूरे देश में घूम रहे थे, अडानी का जहाज था, उसमें सफर होके जाते थे, फिर रात वापस अहमदाबाद पहुंच जाते थे। लेकिन उनके किसी भाषण में अयोध्या राम मंदिर का जिक्र नहीं था। मैनिफेस्टो में भी एक ही लाइन था, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करेंगे। लेकिन बहरहाल 2014 के बाद 2017 आता है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं और उसकी कमान गृहमंत्री इस वक्त के उस समय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हाथों में लेते हैं। उनके भाषण खुले तौर पर उस सुरक्षा का ऐलान करते थे जो मुस्लिमों से सुरक्षा हिंदू समाज को मिलेगी। वह खुले तौर पर तलवार निकालने का जिक्र जिसको लेकर भाषण इलेक्शन कमीशन भी पहुंचा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2017 में भी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, सिवाय इसके कहने कि आप ऐसा भाषण मत दिया कीजिए जो सहारनपुर में दिया गया था। खैर,
2012 के विधानसभा चुनाव में 15% वोट बीजेपी को मिले थे और 2014 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया तो 2017 में बीजेपी को 15% से छलांग मारकर 39% यानी 24% वोट का इजाफा हो गया एक झटके में। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व को इस दौर में दबाया गया। अब दिल्ली की सत्ता पे हिंदुत्व राष्ट्र की सोच लिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। संघ परिवार पूरे उफान पर, देश भर में वो लगातार गूंज रहा है और इन सबके बीच चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे। 15% से 39% की छलांग एक झटके में 2017 में लगा ली गई और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर नहीं, आरएसएस के कहने पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार में वो सिर्फ अपने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर ही उनकी मौजूदगी थी। पूरे यूपी में उनको कहीं भी किसी रूप में ब्रांड के तौर पर सामने लाया नहीं गया था। लेकिन 2022 में चूंकि 2017 से मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमे और इस दौर में इस देश के भीतर जितने चुनाव हुए, यहां तक कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी, उसमें योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के तौर पर, हिंदुत्व और भगवाधारी के तौर पर पूरे देश में उनकी मौजूदगी, उनकी लोकप्रियता के साथ चलती रही। 2022 के चुनाव में चेहरा थे खुद योगी आदित्यनाथ। वोटों का परसेंटेज लोगों ने माना था कि 2022 में बढ़कर जिस रफ्तार से 15 से 39% पहुंचा है, कम से कम 11% बढ़कर 50% तो छू ही लेगा। लेकिन सिर्फ 2.5% का इजाफा हुआ। 41.5% वोट मिले बीजेपी को। सीटें कुछ कम हो गई, परसेंटेज ऑफ वोट जरूर 2.5% बढ़ा है। लेकिन इस दौर में लगातार जो मैसेज रहा और 2024 में जब राम मंदिर निर्माण का जिक्र हुआ, खुद प्रधानमंत्री यजमान बनकर पहुंच गए। आरएसएस चीफ यानी सरसंघचालक की मौजूदगी रही, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही और लगा ऐसे जैसे संघ ने पूरे तौर पर कमाल कर दिया और उनके प्रतिनिधि प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, उनके अपने प्रतिनिधि के तौर पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और इन सब के बीच मंदिर निर्माण हो गया। यानी लोगों के भीतर का वो जोश जो राम मंदिर को लेकर था, अब वो उफान पर था। लेकिन एक झटके में महज 3 महीने के बाद चुनाव होते हैं और अयोध्या की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव सांसद का जीत जाते हैं और पहली बार जितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के सांसद जीते, वो रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी कोई नहीं जीता। मुलायम सिंह यादव के दौर में भी इतनी जीत हासिल नहीं की थी। तमगा तो टंग गया अखिलेश यादव के सिर पर कि दरअसल आपने कमाल कर दिया। उस दौर में राहुल गांधी साथी थे, कांग्रेस साथी थी और यह बात बड़ी होती चली गई कि दरअसल क्या अयोध्या का पूरा भ्रम अयोध्या वासियों ने ही तोड़ दिया, क्योंकि वहां पर जो कुछ राम मंदिर निर्माण के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेसमैन, बॉलीवुड के कलाकार, इनको बुलाकर जो ब्रांडिंग की गई, उस ब्रांडिंग में आस्था नहीं थी। निर्माण के लिए जो जमीन हथियाई गई, उसके पीछे जो गुजरात लॉबी लग गई, क्या उसके पीछे करप्शन था? यह सिर्फ सवालों के दायरे में था और हर सवाल को हर कोई खारिज कर रहा था और कह रहा था नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नैतिकता का पाठ, ईमानदारी का जिक्र बार बार हर कोई कर रहा था। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर ये सारी चीजें ढह जाए और सवाल करने लगे उसी अभिव्यक्ति के साथ जिस अभिव्यक्ति के साथ ये उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला और उसके चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ खड़ा कर चुके हैं, बल्कि बीजेपी और संघ के हलकों के भीतर तो यह भी सवाल होते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर जिस दिन हटेंगे उस दिन कौन सा शख्स होगा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। नाम योगी आदित्यनाथ का आ जाता है। क्यों? संघ पीछे खड़ा है। क्यों? वो भगवाधारी है। क्यों? हिंदुत्व की जिक्र वो जब करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। क्यों? वो कानून से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाहर निकलकर बुलडोजर चलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट रोकना चाहता है, नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी बीजेपी और संघ के भीतर
उस धारा को मजबूती देती है जिससे डर लगता रहा इससे पहले कानून का, और लगता रहा कि अगर कानून का राज चलने लगेगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो एक झटके में उसकी अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मंदिर, अयोध्या, हिंदू राष्ट्र और इसी सांस्कृतिक धार्मिक परिस्थितियों के बीच घूमता रहा। आज अगर वो सवाल कर रहा है तो क्या वो पूरी अभिव्यक्ति की धारा, जो पहला मुद्दा है, वो डगमगा चुका है? सुन लीजिए उनकी आवाजों को। जिस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलित हो करके और संतों ने जो मुहिम छेड़ी थी, आज देख पा रहे 500 वर्षों के कलंक को मिटा करके और अयोध्या के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के संतों ने जो निर्णय लिया है, कुछ होगा बेहतर होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या में संतों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने कार सेवा करके उस कलंकित ढांचा को ध्वस्त करने का काम किया था, वही समय आ गया। लोग दाल में नमक खाते हैं, नमक में दाल खा लिए। हम लोग दोनों हाथ से लूटे राम मंदिर। वहाँ पर बद्रीनाथ केदार धाम में सरकारी नियंत्रण में मंदिर कोई नहीं रहना चाहिए। सरकारी नियंत्रण में चोरी होगा का रूप ले लिया। और जितने उसमें ट्रस्टी हैं, जो लोग जुड़े हैं, ये लोग क्या किए कि जो साधु संतों से, गरीबों से, दलितों से धर्म के नाम पर जमीनें ली गई थी कौड़ियों के भाव, वो एकदम जो है बेचना शुरू कर दिए। तो चुनाव जीतने के लिए जिस पहली अभिव्यक्ति की जरूरत 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में बतलाई गई, इस देश को बतलाई गई, वो एक झटके में बदल गई है। तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के 6 महीने बाद होने वाले चुनाव पर नहीं पड़ेगा? यह पहला सवाल जो हमने 3 सवालों में उठाया था, उसका यह जवाब दे रहे थे। दूसरा सवाल इस दौर में उस तबके का है जिसको इससे पहले राजनीतिक तौर पर मान्यता मिले या ना मिले, लेकिन सामाजिक तौर पर उसे मान्यता नहीं मिलती थी कि गले में अगर भगवा गमछा भी लपेट लिया तो भी किसी थाने का थानेदार उसको देखकर एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज नहीं करे, क्योंकि लगने लगे कि दरअसल उसके तार लखनऊ या दिल्ली से जुड़े होंगे, या फिर एक ऐसा वातावरण समाज के भीतर बनाया जा चुका है जहां पर बीजेपी की मौजूदगी अपने भक्तों के साथ या अपने चाहने वालों के साथ या अपने वोटर के साथ या फिर उस तबके के साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठाता है, इससे पहले उसे उठाने की ताकत या तो उसमें नहीं थी, या उठाता तो वो कानून के दायरे में आकर खड़ा हो जाता। यानी जो आज़ादी उसको बीजेपी की सत्ता आने के बाद अपने राजनीतिक विचारधारा के साथ, राजनीतिक सत्ता के साथ चलने पर मिल गई, उसका पूरा गठजोड़ बनते चला गया और इसमें वो लोग शामिल होते चले गए जिनके पास कोई काम नहीं, जिनकी जेब खाली है, जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं बचे हैं। और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर लाभार्थियों की तादाद हो, मुद्रा योजना का बंटवारा हो, प्रधानमंत्री आवास देना हो, शुरुआत में शौचालय बनाने का जिक्र हो, अटल पेंशन योजना का जिक्र हो, किसी भी योजना को जोड़ते चले जाइएगा और किसान सम्मान निधि तक आएंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में औसतन, हम औसतन शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जहन में ये बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो बिहार की तुलना में दुगनी और दूसरे राज्यों की तुलना में तो कई गुना ज़्यादा है, तो यहाँ लोग ज़्यादा ही होंगे। हम औसतन कह रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि हर जगह 100 लोग रहते हैं, वो बिहार हो, वो बंगाल हो, वो झारखंड हो, वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो तमिलनाडु हो, सब जगह 100 लोग रहते हैं। लेकिन इस देश में अगर औसतन 100 में से 42 लोगों को लाभार्थी और बाकी सुविधाओं के साथ मान्यता मिली है बीजेपी सत्ता के जरिए, तो उत्तर प्रदेश में वह 42 के बदले लगभग 58 लोग हैं, मैक्सिमम यहां पर मिला है। और पहली बार उनके भीतर यह सवाल है कि जिस सोच के साथ वो खड़े हुए, या उनको जिस सोच की घुट्टी करप्शन को लेकर, क्रिमिनल को लेकर, कांग्रेस की सत्ता, विपक्ष की सत्ता, समाजवादी पार्टी की सत्ता, विपक्ष की पूरी राजनीति, जो भी पाठ पढ़ाया गया, वो सारी चीजें अगर इस अयोध्या कांड के वक्त उभर कर इस तरीके से सामने आ गई कि लगा जैसे राजनीति जिसे चाहे उसके साथ खेल सकती है। कल चंपत राय दिल्ली के करीब थे, आज वो दिल्ली से दूर हैं।
कल विनय कटियार दिल्ली की आंख में कांटा थे, आज वो प्रेम है। कल तक संघ और दिल्ली के बीच एक टकराव था योगी आदित्यनाथ को लेकर, अब एक सहमति है अपने ही स्वयंसेवक को बचाने को लेकर। कल तक दिल्ली और लखनऊ के बीच राजनीतिक तिकड़मों का दौर था, अभी खुद को बचाने की होड़ है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज साफ है उस जनता के लिए जिस जनता के भीतर अभी यह सवाल है, अब वो अयोध्या के रास्ते क्यों जाए। लाखों की तादाद में जाते वाले वक्त एक झटके में हजारों में तब्दील हो चुके हैं। दान पत्र में जाने वाला पैसा एक झटके में कई सौ गुना कम हो गया है। यह मैसेज है कि बहुत सारे सवाल उन्हीं लोगों के बीच हैं जो कि वोटर की शक्ल में अभी तक बताए जाते रहे कि अगर ये ना हो और यही तो चाहते थे कि हम सत्ता में आ गए तो आप हमसे गद्दी छीन ही नहीं सकते, ये हमारे वोटर हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या उनके लिए भी एक प्रयोगशाला के तौर पर पहली बार उभर गए हैं? अब जब उनकी अभिव्यक्ति भी मौजूदा सत्ता के खिलाफ है तब वो क्या करेंगे? और शायद उन दोनों सवालों के साथ जो तीसरा सवाल आखिरी सवाल था, क्या इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीत पहले से तय है? क्या इनका कोई मतलब नहीं है कि एसआईआर जो वोटर लिस्ट तैयार की गई है उसमें 2 करोड़ नाम जो हटा दिए गए, वह 2 करोड़ नाम इसी तर्ज पर हटाए गए कि 2012 में बीजेपी 15% वोट पाती है, 2017 में 39% वोट पाती है, 2022 में 41.5% वोट पाती है, और उसके काउंटर में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मायावती की पार्टी हो या कोई भी XYZ हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर सबको मिला दीजिएगा तो मायने रखते होंगे, लेकिन नई चुनौती तो 2 करोड़ वोट जो हट गए वो कहां से हटे, क्यों हटे, उनमें किनके नाम है, वो किसके वोटर थे? इन सारे सवालों पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल है। यह मैसेज है किसी भी दौर में राजनीतिक परिवर्तन को लेकर, जो राजनीतिक परिवर्तन 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश के वोटर की एकजुटता के साथ उभर कर तो आई, लेकिन वह भी कल्याण सिंह को उस वक्त के बीजेपी के मुख्यमंत्री को आगे नहीं बढ़ा पाई, उसके भी वोट कम हो गए। यानी जब धारा कट्टर रूप के साथ एक दिशा में बहती है तो भारत का समाज जिसकी रगों में डेमोक्रेसी दौड़ती है और वो चाहता है कि एक खामोशी के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी पाएं, और 2026 जब आज खड़े हैं और 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तो इस देश के भीतर युवाओं का, छात्रों का जो मुद्दा है, जो उसके भीतर का आक्रोश है, वो लगातार उभर कर सामने आ रहा है। बावजूद इसके अगर जीत गए तो फिर से लौटिए इस प्रोग्राम के शुरू में जो हमने कहा था, विपक्ष का नेता जब इस बात का जिक्र करता है कि इस देश में चुनाव लड़ने से कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि उसकी चाबी जो है मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पास है। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में 2-3 रेफरेंसेस बहुत जरूरी हैं। पहला रेफरेंस इस देश के चीफ जस्टिस का, जो इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहते हैं, पैरासाइट के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का, जो विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेसियों को पैरासाइट के तौर पर देखते हैं। और 4 दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार द्वारा दिया गया बयान, या कहें जो जस्टिस उन्होंने दिया, लगता है कि इस देश की सरकार लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। इसीलिए तो उसके खिलाफ कोई नारे लगते हैं तो पुलिस हरकत में आ जाती है, जबकि पुलिस को पता है उसका काम सेवा का है। वो डंडा दिखा के सत्ता के अनुकूल नारे लगाने या ना लगाने के लिए नहीं है। तो इस परिस्थिति के भीतर एक क्षण के लिए इस देश के हर मुद्दे को टटोल लीजिए, तब चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। पहला मुद्दा, इस देश के वित्तीय संस्थानों पर किसका कब्जा हो चुका है। इस देश के भीतर कॉरपोरेट में कोई प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं होती है। कॉरपोरेट जो सत्ता के साथ खड़ा है उसी को लाभालाभ क्यों मिलता है। इस देश के भीतर रईस, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट किसी भी विपक्ष की पॉलिटिक्स के साथ क्यों नहीं जुड़ पाता है, जो इससे पहले अक्सर जुड़ा करता था और इमरजेंसी तक के दौर में वो हिचका नहीं, वो जुड़ा विपक्ष के साथ। चौथा सवाल, इस देश में डेमोक्रेसी के लिए जो सवाल होने चाहिए
फोर्थ स्टेट यानी मीडिया के जरिए वह कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछता है? पांचवां सवाल, इस देश के भीतर की नौकरशाही जो स्वायत्त संस्थानों के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठी है, वो नौकरशाह भी सत्ता के लिए क्यों काम करते हैं? अगला सवाल, इस देश के भीतर के वह तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे अपने आप को परिभाषित करते हैं और उसके दायरे में चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही व्याख्या करना है, और इस देश के वह प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिनका काम वर्किंग का होता है, उसमें चाहे सीएजी को ले लीजिए, चाहे सीवीसी को ले लीजिए, अब चाहें तो इस दायरे में इस देश की जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वह भी कोई सवाल सत्ता से क्यों नहीं करते हैं? तब यहां पर समझ में आपको आएगा कि इस देश के भीतर की कुंजी किसके पास है। एजुकेशन कैसा हो, सत्ता तय करेगी। आपको इलाज कैसे मिले और किस रूप में मिले, और उसी इलाज को लेकर कैसा मुनाफा इस देश के प्राइवेट सेक्टर की कमाई हो सके, तय सत्ता करेगी। इस देश के भीतर में आम ट्रेन जो कल तक अनरिजर्व तौर पे इस देश के गरीबों को भी ढो लेती थी, अचानक वंदे भारत का आगमन और टिकटों की कीमतें बढ़ोतरी हुई, तय कौन करेगा? सत्ता करेगी। हर क्षेत्र में कमोवेश जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, राशन कार्ड बनाने से लेके आधार कार्ड, पासपोर्ट से लेके इस देश के भीतर पहलकदमी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है, आप उसको सोच लीजिए और सोचना शुरू कीजिए। सब कुछ अगर सत्ता तय कर रही है तो फिर इस देश की चाबी जब सरकार और सत्ता के लिए पास इसलिए है क्योंकि वो मान चुकी है कि अब वो सत्ता से बाहर हो नहीं सकती है, तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या ये आखिरी परीक्षा इस देश की नहीं होगी कि इसके बाद कोई चुनाव मायने रखता है या नहीं रखता है? और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस प्रयोगशाला के तौर पर खड़ा किया गया, उस प्रयोगशाला को ही कटघरे में पहली बार उन्हीं लोगों ने खड़ा कर दिया है जो लोग इस प्रयोगशाला को खड़ा कर रहे थे। तो क्या सत्ता डगमगा जानी चाहिए चुनाव के बाद? लेकिन जीत तो तय है, और जब जीत ही तय है तो फिर चुनाव के क्या मतलब मायने होंगे? शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का यह चुनाव इस देश का कहीं आखिरी चुनाव तो नहीं है। जो वैचारिक तौर पर और आपके दिमाग के भीतर उठने वाले सवालों को लेकर कि चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र के आश्रय इस देश में अभिव्यक्ति का राज होता है, शायद ये उसकी आखिरी परीक्षा तो नहीं है। इसलिए परीक्षा क्योंकि अभी भी कुछ सवाल जिंदा हैं, और उन सवालों की मौत क्या यूपी के चुनाव परिणामों पर जाकर टिक गई है? क्योंकि धीरे धीरे वैचारिक तौर पर इस देश की जो भी ट्रेनिंग हुई, और उस ट्रेनिंग में 2014 के बाद की परिस्थितियां जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी की जीत के साथ उभरती चली गई, उसमें कारण वजह जो भी बताए गए हों, लेकिन उसका आखिरी परिणाम कहीं तो आएगा। तो वह परीक्षा उत्तर प्रदेश के चुनाव से तय होनी है। और सब कुछ खुले आसमान तले हो रहा है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। सब कुछ सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल लोगों के जहन में इसलिए रेंगते हैं क्योंकि कभी कभी उन्हें लगने लगता है नहीं नहीं ये आसमान तो ठीक है, लेकिन अगर पानी नहीं पड़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, अगर पानी बहुत पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, हरे भरे पेड़ मुरझा जाए तो मुश्किल हो जाएगी, सिर्फ पहाड़ नजर आए और पहाड़ों का सीना चीर कर अरावली की तर्ज पर बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको भी मान्यता दे दे तो मुश्किल हो जाएगी। सारी चीजें दरअसल इस राजनीतिक प्रयोगशाला में उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोप के कई देश उसमें समा जाएं, और यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत के भीतर विपक्ष की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी, जो खत्म होनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए विपक्ष अब इस देश के युवा छात्रों से ऐलान कर रहा है, आइए पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम तो बढ़ाइए, अन्यथा हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा है। देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।